जी कैफ 6 बजटिंग की हम बातें कर रहे थे। बजटिंग, इनफैक्ट ये हमारे चैप्टर का नाम बजटिंग नहीं है, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग है। बजटिंग एंड फोरकास्टिंग मीन इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक फोरकास्टिंग का भी है जो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। बजटिंग का हम कॉन्सेप्ट ले चुके हैं, कितनी टाइप्स के बजट हैं, बजट कैसे बनाने हैं हम सीख चुके हैं। पिछली 2 क्लासेस में हम बड़े बड़े अच्छे क्वेश्चन भी कवर कर चुके हैं। क्या ख्याल है? तो आगे बजटिंग में क्या रह गया है? सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े क्वेश्चंस। ठीक हो गया? तो आज हम इस चैप्टर में जो थ्योरी का एरिया है उसे थोड़ा देखेंगे। थोड़ी सी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है फोरकास्टिंग के अंदर, वो देखेंगे, ताकि उसके बाद फिर बजटिंग में क्या रह जाए, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस, और वो आगे फिर चलते जाएंगे। कब तक चलेंगे? वो टिल एग्ज़ाम नाइट वो चलते जाएंगे। जब भी हमें कोई अच्छा क्वेश्चन कहीं से मिला करेगा हम कर लिया करेंगे, जब भी अच्छा क्वेश्चन कहीं से मिलेगा हम कर लेंगे। कॉन्सेप्ट हम ले चुके हैं, बस अब हमें क्वेश्चन के अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज़ को डील करना सीखना है कि बजटिंग के क्वेश्चन में क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ हो सकती हैं, क्या क्या एडजस्टमेंट हो सकती हैं, उनको कैसे टैकल करना है, वो हमने प्रैक्टिस से आगे सीखना है। बाकी थ्योरी का एरिया आज कवर करते हैं। सो बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग क्या होती है उसमें जाने से पहले एक चीज़ देखिएगा कि पहले होती है फोरकास्टिंग, उसके बाद होती है प्लानिंग, और उसके बाद होती है बजटिंग। दिस मीन फोरकास्टिंग और बजटिंग 2 डिफरेंट चीज़ें हैं, एक चीज़ नहीं है। ठीक हो गया? फोरकास्टिंग बेसिकली है क्या? पास्ट का जो डेटा है उसकी बेस पर फ्यूचर की प्रेडिक्शन करना। पास्ट की बेस पर फ्यूचर की प्रेडिक्शन करना, इसे क्या नाम दिया जाता है? फोरकास्टिंग। पास्ट की बेस पर फ्यूचर की प्रेडिक्शन करना, ये क्या है? फोरकास्टिंग। उसके बाद क्या होता है? बिजनेस का कोई प्लान प्रिपेयर होता है कि हाँ अब हमें ये करना है। वो प्लान के लिए बिजनेस क्या करता है? फिर अपने बजट प्रिपेयर करता है कि ये टारगेट सेट करने हैं जो हमें मीट करने हैं, मीन मैनेजर्स को देने हैं, ताकि एक्चुअल वो मीट कर सके। तो फोरकास्टिंग और बजटिंग में डिफरेंस है। फोरकास्टिंग क्या है? पास्ट की बेस पर फ्यूचर ट्रेंड्स की प्रेडिक्शन। उसके बाद प्लानिंग होगी, बिजनेस का प्लान प्रिपेयर होगा, मीन कोई स्ट्रैटेजी डिफाइन होगी, कोई डिसीजन लिया जाएगा कि हाँ फ्यूचर ये है, तब हमें करना क्या है। क्या ख्याल है? उसके बाद फिर क्या करना है, जब वो डिसाइड हो जाएगा तो फिर बजट फिक्स प्रिपेयर किए जाएंगे, जिसके अकॉर्डिंगली मैनेजर्स को आगे चलना होगा। मीन फ्यूचर में अब हमें क्या चीज़ कितनी कितनी अचीव करनी है, वो जब एक टारगेट फिक्स कर लिया जाएगा तो फिक्स टारगेट क्या है? बजट है। फिक्स टारगेट अकॉर्डिंग टू प्लान क्या है? बजट है। लेकिन प्लानिंग को फैसिलिटेट क्या करती है? फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग मीन पास्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंगली फ्यूचर की प्रेडिक्शन करना। लाइक पिछले 2 सालों में कोरोना मार्च में आता रहा है, मार्च में आता रहा है, क्या ख्याल है? मार्च में आता रहा है, मार्च से आगे चलता था, अक्टूबर नवंबर में फिर जाके बंद हो जाता था, फिर मार्च में आ जाता था। तो इस साल में भी अभी मार्च आने वाला है। तो फोरकास्टिंग क्या है कि मार्च में हालात कुछ भी हो सकते हैं। अगर वैक्सीन लग गई तो शायद हालात बेहतर रहेंगे, ना लगी तो मार्च में हालात कुछ भी हो सकते हैं। ये क्या है? फोरकास्टिंग फ्यूचर की। ठीक है, मार्च तक तो नज़र आ रहा है हालात ठीक है। क्यों? पहला लॉकडाउन जो लगा था 2020 में, वो भी लगा था शायद कोई 24 मार्च को। क्या ख्याल है? ऐसी बात है। तो इसलिए आगे भी मार्च में कुछ भी हो सकता है। ये क्या है? फोरकास्टिंग है, जिसके अकॉर्डिंगली हम फ्यूचर की अब प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग करके फिर हम क्या करेंगे? फ्यूचर के टारगेट सेट करेंगे कि हमें फ्यूचर की सेल कितनी होनी चाहिए, बाकी चीज़ें कितनी होनी चाहिए। आइए पढ़ते हैं कुछ चीज़ें। सो फोरकास्टिंग में हम चले गए। फोरकास्टिंग क्या है? कहते हैं फोरकास्टिंग रेफर्स टू द यूज ऑफ हिस्टोरिक डाटा टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्यूचर ट्रेंड्स। इन हिस्ट्री को देखते हुए फ्यूचर के ट्रेंड्स प्रेडिक्ट करना, डिफाइन करना, ये क्या है? फोरकास्टिंग है। हिस्ट्री को देखते हुए मीन पास्ट
डेटा को देखते हुए फ्यूचर की प्रेडिक्शन करना, ये क्या है? फोरकास्टिंग है। 3 तरह की फोरकास्टिंग होती है। डिमांड फोरकास्ट हो सकती है, मीन सेल डिमांड की फोरकास्ट हो सकती है, पास्ट में ट्रेंड क्या रहा है हमारी सेल यूनिट के इंक्रीज़ होने का, उसकी बेस पर हम फ्यूचर की सेल प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ये क्या है? सेल डिमांड की फोरकास्टिंग। इकोनॉमिक फोरकास्टिंग हो सकती है, मीन इकोनॉमिक ट्रेंड की फोरकास्टिंग। क्या कहला है? इकोनॉमिक साइकिल के अकॉर्डिंगली इकॉनमी किस तरफ जा रही है, डाउन में जा रही है या फिर अपवर्ड ट्रेंड की तरफ जा रही है, अपवर्ड की तरफ जा रही है, तो दिस मीन ये आगे क्या होगी? ग्रोथ की तरफ जाएगी। या फोरकास्टिंग किसकी हो सकती है? टेक्नोलॉजिकल फोरकास्टिंग हो सकती है, मीन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल मोमेंट जो है, टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेस आ रही हैं, इनोवेशन आ रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली भी फ्यूचर की फोरकास्टिंग हो सकती है। कि सपोज़ हम मोबाइल फ़ोन बनाते हैं, तो हमें अब जो मोबाइल फ़ोन बनाने हैं फ्यूचर में शायद 5G टेक्नोलॉजी आ रही है, तो हमें 5G टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करने वाले मोबाइल फ़ोन बनाने हैं, वरना हमारे फ्यूचर के मोबाइल मार्केट से आउट हो जाएंगे। तो फोरकास्टिंग 3 तरह की हो सकती है। डिमांड सेल्स यूनिट की फोरकास्टिंग हो सकती है पास्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंगली, इकोनॉमिक फोरकास्टिंग हो सकती है, मीन इकोनॉमिक ट्रेंड ग्रोथ या डिक्लाइन की, और साथ टेक्नोलॉजिकल फोरकास्टिंग हो सकती है, मीन इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी की। तो कोई एक एक 2-2 लाइनें में हमें इनको बताना आना चाहिए। पेपर में स्ट्रेट फॉरवर्ड भी टेस्ट हो सकता है या एक आध MCQs में भी आ सकता है कि बताएं 3 टाइप्स ऑफ फोरकास्टिंग क्या है? डिमांड, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल। दूसरी ऑप्शन है नहीं, सोशल, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल। तीसरी ऑप्शन है इकोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल। चौथी ऑप्शन है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल। ये तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? सेल डिमांड, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल। ठीक हो गया। फोरकास्टिंग कैसे होती है? इसके कोई 3 तरह के मेथड्स हैं। फोरकास्टिंग कैसे होती है? कोई 3 तरह के मेथड्स हैं। क्या मेथड्स हैं? क्वालिटेटिव मेथड्स हैं कुछ। क्वालिटेटिव मेथड्स ह्यूमन फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। क्वांटिटेटिव मेथड हैं, ह्यूमन फैक्टर पे नहीं, नंबर्स पे, कैलकुलेशन पे, मैथमेटिक्स पे जो है वो डिपेंड करते हैं ये। और कुछ कैजुअल मेथड है। कैजुअल मेथड क्या है? कॉज एंड इफेक्ट पे डिपेंड करते हैं। क्वालिटेटिव ह्यूमन फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, मीन फोरकास्टिंग बंदे करेंगे। क्वांटिटेटिव नंबर्स, कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स, फार्मूलाज करेंगे फोरकास्टिंग, उसमें ह्यूमन एलिमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होगा। या फिर कैजुअल मेथड है। कैजुअल मेथड क्या है? कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप देखते हुए, मीन 2 वेरिएबल की आपस में डिपेंडेंस को देखते हुए कि एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरे में कितना चेंज आएगा। सो 3 मेथड हैं फोरकास्टिंग की, 3 टाइप्स हैं। डिमांड सेल फोरकास्टिंग, इकोनॉमिक फोरकास्टिंग, टेक्नोलॉजिकल फोरकास्टिंग। और फोरकास्टिंग करने के 3 मेथड्स हैं। मेथड्स क्या हैं? क्वालिटेटिव मेथड्स ह्यूमन फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, क्वांटिटेटिव नंबर्स, फार्मूला, मैथमेटिक्स पे डिपेंड करते हैं, और कैजुअल मेथड बेस्ड ऑन रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, बेस्ड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स। और हमने जो डिटेल में पढ़ना है वो क्या है? कैजुअल मेथड, जिसके ऊपर हमें कुछ न्यूमेरिक कैलकुलेशन के क्वेश्चन भी आज करने हैं। क्वालिटेटिव की बात करें तो क्वालिटेटिव में कैसे फोरकास्टिंग की जाती है, तो क्वालिटेटिव मेथड्स की आगे कुछ एग्जांपल्स हमें दी गई हैं, टाइप्स दी गई हैं। मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च का मतलब क्या है? कि आप मार्केट के अंदर से डाटा इंफॉर्मेशन लोगे, लोगों से इंटरव्यू के थ्रू, लोगों को क्वेश्चनियर सेंड करके, और उसके थ्रू आप फ्यूचर की फोरकास्टिंग करोगे। मीन लोगों से पूछोगे किन किन प्रोडक्ट्स को वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लोगों से पूछोगे कि हमारी प्रोडक्ट में आप क्या क्या फ़ीचर जो है वो चाहते हैं, तो उसकी बेस पर आप क्या करोगे? फ्यूचर की फोरकास्टिंग करोगे, जिससे आपको मार्केट ट्रेंड का थोड़ा आइडिया होगा। या क्वालिटेटिव मेथड क्या है? ज्यूरी ऑफ एग्जेक्टिव ओपिनियन, मीन अपने एक्सपर्ट मैनेजर्स जो हैं, एक्सपर्ट मैनेजर्स जो हैं उनको आप बिठा के उनके एक्सपीरियंस के थ्रू, उनके नॉलेज के थ्रू फ्यूचर की फोरकास्टिंग करोगे। मीन वो पास्ट में इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं, तब अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बताएंगे कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। सो मार्केट रिसर्च, मार्केट से इंफॉर्मेशन लेके, लोगों से इंटरव्यू करके या लोगों को क्वेश्चनर सेंड करके उसके थ्रू इंफॉर्मेशन लेके। या फिर ज्यूरी ऑफ एग्जेक्टिव ओपिनियन, मीन अपने एक्सपर्ट मैनेजर्स को बिठा के
उनके थ्रू राय लेके फ्यूचर की प्रेडिक्शन करना। यह एक तीसरा मेथड है, इसे नाम देता है डेल्फी मेथड। डेल्फी मेथड क्या है? क्या आप डिफरेंट एक्सपर्ट्स को कुछ क्वेश्चनर जो है वो सर्कुलेट करोगे, उनसे इंफॉर्मेशन लोगे अबाउट फ्यूचर। अब वो एक्सपर्ट की काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आपके पास, ओपिनियन आपके पास आ जाएंगी, आ गई। अब क्या करोगे, वो जो एक की ओपिनियन थी वो दूसरे को सेंड कर दी, दूसरे की तीसरे को सेंड कर दी, तीसरे की पहले को सेंड कर दी, चौथे की दूसरे को सेंड कर दी, और वो ओपिनियन फिर इनमें आपस में सर्कुलेट कर दी। उसके बाद क्या होगा, फिर हमारे पास दोबारा से इनकी तरफ से ओपिनियन आएंगी, तो फिर हम फाइनल डिसाइड कर सकेंगे क्या फ्यूचर का हमारा प्लान जो है वो क्या होना चाहिए। एग्जैक्टिव थ्योरी क्या है कि आपने अपने मैनेजर्स को बिठा के उनसे ओपिनियन ली कि फ्यूचर की हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, और वो एक ही दफ़ा बस ओपिनियन ली। डेल्फी मेथड क्या है कि डिफरेंट एक्सपर्ट से आपने ओपिनियन ली, कैसे, कोई क्वेश्चनर सर्कुलेट करके, फिर वो क्वेश्चनर के थ्रू जो उनकी ओपिनियन इन्फॉर्मेशन आई वो एक की दूसरे को, दूसरे की चौथे को, पांचवें की पहले को, इस तरह से सबको दोबारा से सेंड की, ताकि उन्हें पता चले कि हाँ मैंने ये कहा था, कोई और ये कह रहा है, कोई और कौन है वो अनोनिमस है, ताकि वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस भी ना कर सकें। वो हमें पता है कि हमने किसको सेंड की है। उसके बाद दोबारा से उनसे ओपिनियन लेंगे, ताकि उनके अगर माइंड चेंज भी होते हैं किसी दूसरे के ओपिनियन के थ्रू, तो फिर चेंज करके हमारे पास दोबारा से ओपिनियन आएंगी, फिर हम समराइज करके देखेंगे कि फ्यूचर की प्लानिंग क्या होनी चाहिए। सो मार्केट रिसर्च के थ्रू होती है फोरकास्टिंग, ज्यूरी ऑफ एग्जेक्टिव के थ्रू, डेल्फी मेथड्स के थ्रू। या एक और मेथड है और वो क्या है, एस्टीमेट्स ऑफ द सेल फोर्स। मीन आपके जो सेल मैनेजर्स हैं उनसे आप इंफॉर्मेशन लोगे कि फ्यूचर की हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, फ्यूचर की प्राइसेस क्या होनी चाहिए, फ्यूचर की हमें क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस करनी चाहिए, फ्यूचर में हमें कौन सी चीज़ जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस करनी चाहिए, कौन सी चीज़ कम प्रोड्यूस करनी चाहिए। क्यों, ये लोग मेनली मार्केट में फिर रहे होते हैं, मार्केट में लोगों को, कस्टमर्स को डील कर रहे होते हैं, तो इनसे भी हमें बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मिल सकता है। सो फोरकास्टिंग क्या है? प्रेडिक्शन अबाउट फ्यूचर बेस्ड ऑन पास्ट ट्रेंड्स, जो हमारी प्लानिंग को फैसिलिटेट करती है। कैसे होती है? 3 मेथड्स हैं। क्वालिटेटिव मेथड मीन लोगों के थ्रू ह्यूमन एलिमेंट इन्वॉल्व है। मार्केट रिसर्च लोगों से इंफॉर्मेशन इंटरव्यू के थ्रू, क्वेश्चनर के थ्रू लेके। ज्यूरी ऑफ एग्जेक्टिव मीन अपने एक्सपर्ट मैनेजर से पूछ के। डेल्फी मेथड डिफरेंट एक्सपर्ट से ओपिनियन लेके फिर आपस में ही उनको क्रॉस सर्कुलेट करके दोबारा से ओपिनियन लेके डिसाइड करना फ्यूचर क्या होगा। और एस्टीमेट ऑफ सेल फोर्स मीन अपने सेल्स एग्जेक्टिव, सेल मैनेजर से इंफॉर्मेशन लेना। ये चारों क्या हैं? क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग। क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग क्या है? सिर्फ 2 हैं, एक टाइम सीरीज एनालिसिस है और एक ट्रेंड एनालिसिस है। टाइम सीरीज एनालिसिस है और ट्रेंड एनालिसिस है। टाइम सीरीज एनालिसिस क्या है कि आप डिफरेंट टाइम पीरियड्स का डाटा लोगे और उसके अकॉर्डिंगली देखोगे क्या फ्लक्चुएशन आ रही है, उसके अकॉर्डिंगली फ्यूचर की प्रेडिक्शन करोगे। मीन पिछले 10 सालों का आपने किसी भी चीज़ का डेटा ले लिया और उससे आपने देख लिया कि इधर इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। अगर इंक्रीज़ होता है तो कितने साल तक होता है, डिक्रीज़ होता है तो कितने साल तक होता है, या इंक्रीज़ डिक्रीज़ की वेरिएशन कितने सालों के बाद आती है, उसकी बेस पर फ्यूचर की प्रेडिक्शन करना। इसी को ही ट्रेंड एनालिसिस का नाम भी दिया जाता है। इनकी आगे डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि ट्रेंड एनालिसिस में आप कोई सीजनल फ्लक्चुएशंस भी देखते हो, ईयरली फ्लक्चुएशन भी देखते हो। तो मेनली बस 2 मेथड हैं क्वांटिटेटिव में, एक टाइम सीरीज और दूसरा ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस के अंदर आप क्या करते हो? डिफरेंट एवरेजेस कैलकुलेट करते हो। लाइक जैसे सेल ग्रोथ हम निकालते हैं ना, एवरेज, हर साल की सेल ग्रोथ निकालोगे, एक एवरेज आएगी, उसके थ्रू देखोगे ये एवरेज ओवर द ईयर्स इंक्रीज़ हो रही हैं या फिर डिक्रीज़ हो रही हैं या फिर सेम हैं। ये क्या है? ट्रेंड एनालिसिस है, जिसकी बेस पर आप डिसाइड करोगे कि फ्यूचर अब क्या होना चाहिए, मीन फ्यूचर की प्लानिंग करोगे। सो 4 क्वालिटेटिव मेथड है, मार्केट रिसर्च, ज्यूरी ऑफ एग्जेक्टिव, डेल्फी मेथड, सेल फोर्स ओपिनियन, और 2 हमारे पास क्वांटिटेटिव मेथड हैं, टाइम सीरीज एनालिसिस और ट्रेंड एनालिसिस। जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो क्या है? कैजुअल मेथड। और कैजुअल मेथड 2 तरह के हैं, एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल है और एक स्कैटर प्लॉट मॉडल है। लीनियर रिग्रेशन और स्कैटर प्लॉट, लीनियर रिग्रेशन
और स्कैटर प्लॉट। लीनियर रिग्रेशन क्या है? लीनियर रिग्रेशन या इसको रिग्रेशन एनालिसिस का नाम भी दिया जाता है। रिग्रेशन एनालिसिस क्या है? y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। क्या है? एक टेक्निक है जो डिफाइन करती है रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। एक टेक्निक है जो डिफाइन करती है रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। कौन से दो वेरिएबल्स? एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें ये जो y है ये क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। और ये जो x है ये क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मीन ये क्या बताती है कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल मीन y कितना डिपेंड करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल मीन x पे। मीन x में कितना चेंज आने से y में कितना चेंज आएगा। x में कितना चेंज आने से y में कितना चेंज आएगा। अगर हमने ये देखना है तो हम कैसे देखेंगे? थ्रू रिग्रेशन एनालिसिस। मीन रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स क्या है। अगर हमने ये देखना है कि एक वेरिएबल के चेंज करने से दूसरे में कितना चेंज आएगा, ताकि हम डिसाइड कर सकें कि इसको इतना चेंज करना है तो इसमें कितना चेंज लाना है। मीन इसको चेंज करने से इसमें कितना चेंज आएगा, ताकि हम डिसाइड कर सकें कि हमें अगर इसका टारगेट कोई मीट करना है तो उसमें ये कितना चेंज करना है। तो हम रिग्रेशन एनालिसिस के थ्रू आइडेंटिफाई करेंगे। सपोज हमने कहा जी कि y क्या है? हमारी सेल है जो डिपेंड करती है x मीन हमारे मार्केटिंग बजट पे। सेल हमारी डिपेंड करती है किस पे? हमारे मार्केटिंग बजट पे। दिस मीन हम मार्केटिंग बजट ज़्यादा करेंगे तो हमारी सेल ज़्यादा होगी, मार्केटिंग कम करेंगे तो हमारी सेल कम होगी। अब सेल का हमारा एक टारगेट होगा कि इतनी सेल हमने मीट करनी है, तो हमें देखना है फिर हमें मार्केटिंग का बजट कितना रखना है। मीन कितना पैसा हमें मार्केटिंग पे स्पेंड करना है। तो ये देखने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? रिग्रेशन एनालिसिस को यूज़ करेंगे कि हमारा एक सेल टारगेट है। सपोज हमने सेल जो है वो डबल करनी है। कैसे होगी? मार्केटिंग की वजह से। तो हमें मार्केटिंग का बजट कितना रखना है? पहले से डबल करना है, पहले से ट्रिपल करना है, पहले का 4 टाइम करना है, 10 टाइम करना है, या उतना ही रखना है। तो हमें ये रिग्रेशन एनालिसिस मॉडल ये बताएगा कि मार्केटिंग का बजट हमें कितना रखना है सेल को डबल करने के लिए। क्यों? हमारी सेल डिपेंड कर रही है किसके ऊपर? मार्केटिंग के ऊपर। सो x क्या हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। y क्या हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल मीन सेल जो डिपेंड कर रही है किस पे? मार्केटिंग पे। क्या कहला है? तो बीच में ये a और b क्या है सर? वो कहता है a जो है ये क्या है? फिक्स्ड एलिमेंट। ये क्या है? फिक्स्ड एलिमेंट। मतलब क्या हुआ कि हमारी सेल कितनी फिक्स हैं, जो मार्केटिंग पे डिपेंड करती नहीं करती, होंगी उतनी। तो ये क्या है? फिक्स्ड एलिमेंट। मीन कितनी सेल हमारी फिक्स हैं जो होनी है, चाहे हम मार्केटिंग करें या ना करें। बी क्या है? बी बताएगा मेनली इनका रिलेशनशिप। बी क्या बताएगा? मेनली इनका रिलेशनशिप। सपोज बी की वैल्यू है 5, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम 1 रुपया मार्केटिंग पे लगाएं तो उससे हमारी वाई सेल कितनी चेंज होगी? 5 रुपए से। बी है सपोज 10, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम 1 रुपया मार्केटिंग मीन एक्स पे लगाएं तो सेल हमारी कितनी चेंज होगी? 10 रुपए से। क्या कहला? y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। रिग्रेशन एनालिसिस क्या है? एक टेक्निक है जो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स जो है वो डिस्क्राइब कर रही है, जिसकी बेस पर हम फ्यूचर की प्लानिंग करेंगे, जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट वेरिएबल कितना डिपेंड कर रहा है ये हम देखते हैं। लाइक हमने देखना है कि फ्यूचर का सेल टारगेट हमने मीट करना है और वो मार्केटिंग से मीट होगा। तो मार्केटिंग क्या है? x, सेल क्या है हमारी y। क्या कहला? तो इस इक्वेशन से हमें पता चलेगा कि हमें मार्केटिंग पे कितना पैसा लगाने से अपना सेल का टारगेट मीट किया जा सकता है। अब इसमें क्या होता है, हम पिछले
कई सालों के क्या करेंगे, अपने मार्केटिंग के बजट जो है उनका डेटा लेंगे। पिछले कई सालों की हम अपनी जो सेल की फिगर्स हैं वो लेंगे। क्या ख्याल है, पिछले सपोज 10 सालों के हमारे पास मार्केटिंग का बजट है, पिछले 10 सालों की हमारे पास सेल है, तो यहाँ से ये y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स इक्वेशन बनेगी। मार्केटिंग क्या है, x है, ये क्या है, y है। इसका टोटल जो है वो समीशन x होता है, इसका टोटल समीशन y होता है। यहाँ पे हम एक कॉलम बना लेंगे x y का, जिसका टोटल क्या आ जाएगा, समीशन x y। यहाँ पे हम एक और कॉलम बना लेंगे x स्क्वायर का, जिसका टोटल क्या होगा, समीशन x स्क्वायर। और हम ये फिगर्स जो हैं एक फार्मूला में पुट करते हैं, ये वाली फिगर्स एक फार्मूला में पुट करते हैं, वहाँ से हमारे पास b आ जाता है। क्या फार्मूला है, अभी थोड़ी देर में देखेंगे क्या फार्मूला है। वो फार्मूला हमारे पास यहाँ पे आगे दिया गया जी, सॉरी यहाँ पे नहीं दिया गया, आपको कुछ अभी नोट्स मिलेंगे उनमें दिया गया। उसी यही फिगर्स हम एक और फार्मूला में पुट करते हैं, तो वहाँ से हमारे पास a आ जाता है। मीन a क्या है, फिक्स एलिमेंट एक फार्मूला से कैलकुलेट होता है, b एक रिलेशनशिप एक फार्मूला से कैलकुलेट होता है, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाती है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। मीन हम x को कितना चेंज करें तो y कितना चेंज होगा, जिसकी बेस पर अगर एक वेरिएबल है हमारे पास तो दूसरा हम फाइंड कर लेंगे, दूसरा है तो हम पहला फाइंड कर लेंगे। क्या ख्याल है, मीन ये इक्वेशन में क्या बता रही है कि हम मार्केटिंग पर कितना पैसा लगाएं अपना सेल टारगेट मीट करने के लिए। मीन मार्केटिंग और सेल का आपस में रिलेशनशिप क्या है, तो क्या करेंगे हम, पिछले 10 सालों की मार्केटिंग का बजट लिया, पिछले 10 सालों की सेल की फिगर ली, तो ये दो कॉलम बन गए। अब इसमें ये देखना है कौन किस पे डिपेंड कर रहा है, मार्केटिंग सेल पे डिपेंड कर रही है, सेल मार्केटिंग पे डिपेंड कर रही है, सेल मार्केटिंग पे डिपेंड कर रही है। तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो y और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है, x। इनका टोटल समीशन x समीशन y। क्या ख्याल है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, एक कॉलम बन गया एक्स वाई, उसका टोटल समीशन एक्स वाई। एक्स का स्क्वायर लिया तो एक कॉलम बन गया समीशन एक्स स्क्वायर। इन फिगर्स को एक फार्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, बी। इन्हीं फिगर्स को एक और फार्मूला में पुट करें तो हमारे पास एक फिगर आ जाती है ए। तो ये इक्वेशन बन जाती है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, जो बता रही है कि y x पे कितना डिपेंड करता है। जिसमें जो a है वो क्या शो कर रहा है कि ये फिक्स्ड एलिमेंट है, मीन ये चेंज हो ना हो इतना ये चीज़ इतनी रहेगी, मीन मार्केटिंग हो ना हो इतनी सेल हमारी फिक्स रहेगी। और b मेनली रिलेशनशिप डिफाइन करेगा, 5 है तो क्या रिलेशनशिप डिफाइन कर रहा है कि x का एक y में कितना चेंज लाएगा, 5 का। मीन 1 रुपया मार्केटिंग पे लगाने से सेल 5 रुपया इंक्रीज होगी। अगर इसके थ्रू b आ गया 10 तो दिस मीन 1 रुपया मार्केटिंग पे लगाने से सेल 10 रुपया इंक्रीज होगी। b आ गया 6 तो 1 रुपया मार्केटिंग पे लगाने से सेल कितनी इंक्रीज होगी, 6 रुपया। 1 मिनट देना मुझे जरा जी। सो रिग्रेशन एनालिसिस, दो वेरिएबल का आपस में रिलेशनशिप डिफाइन करना हमने, मीन देखना है कि एक वेरिएबल दूसरे पे कितना डिपेंड करता है, तो देखने के लिए क्या यूज होगा, रिग्रेशन एनालिसिस। अभी हमने क्या देखा कि सेल मार्केटिंग पे डिपेंड कर रही है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स के टोटल कॉस्ट हमारी किसके इक्वल है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू यूनिट्स पे। तो अगर हमने ये देखना है कि यूनिट कितने इंक्रीज करने से हमारी टोटल कॉस्ट पे कितना चेंज आएगा, यूनिट चेंज करने से हमारी टोटल कॉस्ट पे कितना चेंज आएगा, तो वो भी हम कैसे देखेंगे, इसी इक्वेशन के थ्रू। क्या यूनिट डबल करने से हमारी टोटल कॉस्ट भी डबल होगी, यूनिट डबल करने से क्या हमारी टोटल कॉस्ट भी डबल होगी, नहीं, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो नहीं ना चेंज होनी, तो कितनी चेंज होनी है वो,
अगर हम यूनिट 100% इंक्रीज करते हैं तो टोटल कॉस्ट पे कितने परसेंट इंक्रीज आएगा, अगर ये हमने देखना है तो कैसे देखेंगे, y = a + bx से। सपोज हमारी 50 जो है वो फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 10, क्वांटिटी है हमारी कितनी 10, कितनी आई टोटल कॉस्ट 150। क्वांटिटी अगर हम डबल करते हैं तो फिर ये कितनी बनती है 250। क्या ये डबल हुई, नहीं। दिस मीन मतलब क्या हुआ कि अगर हम 1 यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करें तो हमारी टोटल कॉस्ट पे कितना चेंज आएगा, कितना चेंज आएगा 10 का चेंज आएगा। 1 यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करें तो हमारी टोटल कॉस्ट पे कितना चेंज आएगा 10 का चेंज आएगा। कैसे सर, अगर हम यूनिट 21 कर दें 10 + 50 तो ये कितनी हो जाएगी 260। मीन मेनली ये बी डिफाइन कर रहा है रिलेशनशिप क्या है एक डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। ए क्या डिफाइन कर रहा है, कितना फिक्स्ड एलिमेंट है, कितना फिक्स्ड एलिमेंट है। लेकिन ये इक्वेशन बनती कैसे है सर, ये इक्वेशन बनती कैसे है, पिछले कोई 10-15 सालों के डेटा लेके। क्या ख्याल है, पिछले कोई 10-15 सालों के डेटा लेके एक्स के भी वाई के भी, वहाँ से ये कैलकुलेशन होंगी, समीशन एक्स निकाला जाएगा, समीशन वाई निकाला जाएगा, समीशन एक्स वाई निकाला जाएगा, समीशन एक्स स्क्वायर निकाला जाएगा, इनको फार्मूलाज में पुट किया जाएगा, तुम्हारे पास बी कैलकुलेट हो जाएगा। इन्हीं समीशंस को एक फार्मूला में पुट किया जाएगा, तुम्हारे पास एक्स कैलकुलेट हो जाएगा। तो इक्वेशन बन जाएगी कि कितना फिक्स एलिमेंट है, कितना फिक्स एलिमेंट है, और इंडिपेंडेंट को कितना चेंज करने से डिपेंडेंट पे कितना चेंज आएगा, वो ये बी डिफाइन कर रहा होगा। बात समझ आती है। फोरकास्टिंग का एक मेथड है रिग्रेशन एनालिसिस। फ्यूचर की प्रेडिक्शन करनी है, फ्यूचर की फोरकास्टिंग करनी है। कैसे करनी है, y = a + bx, मीन एक वेरिएबल को चेंज करने से दूसरे वेरिएबल पे कितना चेंज आएगा, मार्केटिंग का कितना बजट लगाने से सेल में कितना चेंज आएगा। तो ये इक्वेशन शो करेगी कैसे, कैसे पता चलेगा कि 1 रुपया मार्केटिंग में लगाएं सेल में कितना चेंज आएगा। पिछले 10 सालों के मार्केटिंग के बजट लेंगे, 10 सालों की सेल लेंगे। मार्केटिंग पे सेल डिपेंड कर रही है, सेल पे मार्केटिंग डिपेंड कर रही है, मार्केटिंग पे सेल डिपेंड कर रही है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, सेल्स वाई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है मार्केटिंग एक्स, तो ये एक्स है, ये वाई है। इसका समीशन टोटल समीशन एक्स है, क्यूएम पड़ी हुई है ना, स्टैट पड़ी हुई है, समीशन एक्स समीशन वाई मुझे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होते हैं। क्या ख्याल है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई आ जाएगा, उसका टोटल क्या होगा समीशन एक्स वाई, समीशन एक्स स्क्वायर कैसे निकालना है, निकाला जा सकता है। क्या ख्याल है, इन समीशंस को एक फार्मूला में पुट करते हैं तो बी निकलता है, इन समीशंस को एक फार्मूला में पुट करते हैं तो ए निकलता है। सपोज क्या निकल आया यहाँ पे, y = 500 + 8x, मीन इससे ये निकल आया। इसका मतलब क्या है कि 500 सेल फिक्स है, चाहे आप मार्केटिंग करो या ना करो, बाकी आपकी सेल मार्केटिंग पे डिपेंड कर रही है कितना, 1 रुपया अगर आप लगाओगे मार्केटिंग पे एक्स पे तो सेल कितने इंक्रीज होगी 8 रुपए से। बी 20 है तो क्या शो कर रहा है कि 1 रुपया लगाओगे एक्स पे मीन मार्केटिंग पे तो वाई मीन सेल कितनी इंक्रीज होगी 20 रुपए। अब इधर हाँ ऑलवेज इंक्रीज होगी, आपने पिछले 10 सालों के ट्रेंड से यही तो निकाला है। अगर हालात वैसे रहे तो बिल्कुल यही होगा फ्यूचर में, जिसकी बेस पर फ्यूचर की प्लानिंग होगी, उसके फिर बजट सेट किए जाएंगे। हाँ तो इसलिए आप प्लानिंग कर ही किस चीज़ की रहे हो, फ्यूचर की कर रहे हो, पॉजिटिव वे में कर रहे हो। चीज़ों को बढ़ाना कैसे, सेल बढ़ानी है मार्केटिंग से, तो मार्केटिंग का बजट कितना रखना है, पहले इनका आपस में रिलेशनशिप देखना है, फिर देखना है कितना रखना है। क्या ख्याल है, जी बात समझ आती है। रिग्रेशन एनालिसिस क्या ख्याल है, मीन 2 वेरिएबल का आपस में रिलेशनशिप प्रेडिक्ट करने में हमें हेल्प देता है। ये क्या है, एक फोरकास्टिंग की टेक्निक है, फोरकास्टिंग की टेक्निक है। कैजुअल मेथड में एक और मेथड है जिसे नाम दिया जाता है स्कैटर प्लॉट। क्या
स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट क्या है? बजाय इसके कि हम ये इक्वेशन बनाएं, हम एक चार्ट बनाते हैं। इधर सपोज हमने मार्केटिंग रख दिया एक्स एक्सिस पे, इधर हमने रख दी सेल्स। उसी तरह से 10 सालों की जो मार्केटिंग है यहाँ पे प्लॉटिंग की, 10 सालों की सेल्स जो है वो यहाँ पे प्लॉटिंग की, और देखा ये पहली सेल्स के अगेंस्ट मार्केटिंग कहाँ पे मैच हो रही है, वहाँ पे एक डॉट लगा दिया। दूसरी सेल्स के अगेंस्ट मार्केटिंग कहाँ पे मैच हो रही है, वहाँ पे एक डॉट लगा दिया। तीसरी सेल्स के अगेंस्ट मार्केटिंग कहाँ पे मैच हो रही है, वहाँ पे डॉट लगा दिया। यूँ आपने क्या किया, 10 डॉट लगा दिए, उनके सेंटर से यूँ एक लाइन लगा दी, और वो लाइन आपको जो है वो बता रही है कि आपस में इनका रिलेशनशिप क्या है। बड़ा ही बेतुका सा फजूल सा मेथड है। क्यों? वो लाइन थोड़ी सी टेढ़ी भी हो सकती है, वो लाइन थोड़ी सी यूँ भी हो सकती है, यूँ भी आप लगा सकते हो, तो लगाने वाले पे डिपेंड करता है। स्केल नहीं है तो वो पता नहीं क्या जिगजैग बन जाएगी। क्या कह रहा है? तो बेस्ट मेथड क्या है इनमें से? रिग्रेशन एनालिसिस। हाँ, एवरेज नहीं आती। बेसिकली डिपेंडेंस दो वेरिएबल की हमें पता चलती है। y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स की बजाय कुछ लोग y बार इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स बार भी यूज कर लेते हैं। वो एवरेज आ जाएगी, जी। कुछ बातें समझ आती हैं। फोरकास्टिंग क्या है? बेस्ड ऑन पास्ट डेटा फ्यूचर प्रेडिक्शन फोरकास्टिंग है। 3 टाइप्स हैं फोरकास्टिंग की: सेल डिमांड फोरकास्टिंग, इकोनॉमिक फोरकास्टिंग, टेक्नोलॉजिकल फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग के 3 मेथड्स हैं: क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और कैजुअल। क्वालिटेटिव क्या है? ह्यूमन एलिमेंट पे जो डिपेंड करते हैं, मार्केट रिसर्च, ज्यूरी ऑफ एग्जेक्टिव, डेल्फी मेथड, सेल फोर्स ओपिनियन। सेल फोर्स ओपिनियन मीन सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से ओपिनियन लेना। क्वांटिटेटिव मेथड 2 तरह के हैं: टाइम सीरीज एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस। कैजुअल मेथड 2 तरह के हैं: रिग्रेशन एनालिसिस और स्कैटर प्लॉट। अब हमें ये रिग्रेशन एनालिसिस के ऊपर थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है। रिग्रेशन एनालिसिस के ऊपर हमें थोड़ी सी कैलकुलेशंस करनी है। उन कैलकुलेशन में अगर हम जाएं, ये बी का फार्मूला नजर आ रहा है, एन इंटू समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई। एन क्या है? ये जो नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं 15 हैं या 10 हैं। समीशन एक्स वाई का एक कॉलम बना के वहाँ से निकलेगा। माइनस क्या है? समीशन एक्स इंटू समीशन वाई डिवाइड बाय एन इंटू समीशन एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ समीशन एक्स। मीन ये 4 आपको मेनली समीशन निकालने हैं। उसके बाद क्या निकल आएगा? बी निकल आएगा। ए निकलेगा कैसे? वाई बार माइनस बी एक्स बार। ये क्या है? वाई बार माइनस बी एक्स बार। वाई बार एक्स बार कैसे निकलते हैं? वाई बार एक्स बार कैसे निकलते हैं? मीन होता है ना वाई बार। क्या ख्याल है? स्टैट भूल तो नहीं गए? बहुत ज़्यादा बच्चों ने तो नहीं पढ़ी थी। हाँ, समीशन एक्स ओवर एन वाई बार एक्स बार आ गया, समीशन वाई ओवर एन वाई बार आ गया। क्या ख्याल है? वो फार्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास ए भी आ जाता है। अभी हम कैलकुलेट करते हैं। अभी आप मुझे कैलकुलेट करके दोगे ए बी और बी भी। जी, क्वेश्चन नंबर देखिएगा, आपको मिलेगा पेज 7 पे आइएगा ज़रा। पेज 7 पे जहाँ पे रिग्रेशन एनालिसिस लिखा हुआ है, इसके बिल्कुल नीचे आप देखिएगा कैसे कैलकुलेशन हो रही है। ये एक एग्जांपल थी हमारे पास। उसने क्या किया जी? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, मीन 6 माह का क्या लिया? आउटपुट यूनिट लिए और क्या ले ली? टोटल कॉस्ट ले ली। आउटपुट यूनिट और टोटल कॉस्ट ले ली। यूनिट कॉस्ट पे डिपेंड कर रहे हैं, कॉस्ट यूनिट पे डिपेंड कर रही है। कॉस्ट यूनिट पे डिपेंड कर रही है। अब आपने अगर इसमें से जानना है कितनी फिक्स कॉस्ट है और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है,
तो जान सकते हो कितनी फिक्स कॉस्ट है और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, निकाला जा सकता है। क्या किया, ये x है, समीशन x ले लिया, ये y है, ये y है, कॉस्ट डिपेंड कर रही है ना यूनिट पे, समीशन y ले लिया, दोनों को मल्टीप्लाई करके समीशन x y ले लिया, नहीं समीशन x स्क्वायर ले लिया, समीशन x y ले लिया। आपके पास है ये क्वेश्चन। उसके बाद आपने क्या किया, इन समीशन को फार्मूला में पुट किया, इन समीशंस को फार्मूला में पुट किया तो आपके पास क्या आ गया, b आ गया। इन समीशन को फार्मूला में पुट किया तो आपके पास b आ गया 3.325। क्या ख्याल है। उसके बाद आपने क्या किया, a फाइंड कर लिया। a कैसे फाइंड करते हैं, a कैसे फाइंड करते हैं, y बार माइनस बी एक्स बार, y बार माइनस, यहाँ से ये y बार निकाला उसने, माइनस बी एक्स बार, तो आपके पास a आ गया और a कितना आया 19.91, 19.91। तो इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। फिक्स कॉस्ट कितनी है 19.91, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 3.325 पर यूनिट, 3.325 पर यूनिट। तो 100 यूनिट की कॉस्ट निकाली जा सकती है, टोटल 1000 यूनिट की टोटल कॉस्ट निकाली जा सकती है। एक क्वेश्चन नंबर 7 आपको मिलेगा शायद इन्हीं नोट्स में, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा प्लीज, सॉल्व कर दें क्वेश्चन नंबर 11 प्लीज। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है जी, आपके पास इक्वेशन उसने दे दी y इज इक्वल टू 19.91 प्लस 3.325x। आपको क्या करना है, उसने कहा कि x इज इन 1000, के x जो है वो थाउजेंड्स में है और y जो है वो मिलियंस में है। तो आपने क्या करना है, व्हाट कॉस्ट वुड बी एक्सपेक्टेड, कॉस्ट निकालनी है फॉर आउटपुट ऑफ 3000 यूनिट्स एंड 10,000 यूनिट्स। ट्राई करेंगे ज़रा, टोटल कॉस्ट निकालनी है अगर यूनिट 3000 हो या फिर 10,000 हो, और x उसने कहा जी थाउजेंड्स में आपने फिगर लेनी है और y की फिगर्स मिलियन रुपीज़ में आएगी। मेन इक्वेशन के अंदर जो x आपने पुट करना है वो 3000 पुट करना है, ये 3 पुट करना है, थाउजेंड्स में लेना है तो क्या पुट करोगे, 3 या 3000, 3 पुट करोगे। क्यों, x उसने क्या कहा है, इन थाउजेंड्स है, उसके अकॉर्डिंगली इक्वेशन बनाई गई है। तो क्या है जी, y इज इक्वल टू 19.91 प्लस 3.325x। सो y इज इक्वल टू 19.91 प्लस 3.3253। व्हाट इज y, 29.885 मिलियन। क्या ख्याल है। उसके बाद इसी में 10 पुट कर दो, सो y इज इक्वल टू 19.91 प्लस 3.325 इंटू 10, 53.16 मिलियन। क्या ख्याल है। ये तो इक्वेशन बनी हुई थी, हमने कैलकुलेट कर लिया, ये इक्वेशन बना भी सकते हैं हम। कैसे बना सकते हैं, 2 कॉलम का डेटा हमें चाहिए, उन कॉलम में से हमें पहले डिसाइड करना है कौन x है कौन y है, हमें निकालना है साथ एक x स्क्वायर का कॉलम, साथ हमें एक निकालना है x y का कॉलम, और हमें समीशन चाहिए, हम b के फार्मूला में पुट करेंगे। व्हाट इज़ फार्मूला ऑफ b, n इंटू समीशन x y माइनस समीशन x इंटू समीशन y डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ x स्क्वायर, n इंटू समीशन ऑफ x स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ समीशन x, माइनस स्क्वायर ऑफ समीशन x। कहाँ गया फार्मूला, आपके पास है पेज पे, ये नहीं, ये है फार्मूला, n इंटू समीशन x, नहीं x नहीं, x y है, n इंटू समीशन x y माइनस समीशन x इंटू समीशन y
डिवाइडेड बाय n इंटू समीशन x स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ समीशन x। मीन हमें 4 कॉलम्स बेसिकली बनाने हैं ये इक्वेशन बनाने के लिए, और b का फार्मूला हमें याद करना पड़ेगा, b का फार्मूला हमें याद करना पड़ेगा। वैसे तो आई कैप को फार्मूला की लिस्ट देनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं देते तो हमें याद फिर भी होना चाहिए। 3 क्वेश्चन करेंगे तो फार्मूला याद हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 12 प्लीज, क्वेश्चन नंबर 12। Bulbul Limited produces a specialized product for industrial customers. Following are the details of BL's monthly production and associated cost for the past 6 months. मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। यूनिट्स ये हैं, कॉस्ट ये है रुपीज़ में। यूजिंग द लीस्ट स्क्वायर मेथड, ये जो रिग्रेशन एनालिसिस है इसको लीस्ट स्क्वायर का नाम भी दिया जाता है। लीनियर रिग्रेशन, रिग्रेशन एनालिसिस, या फिर लीस्ट स्क्वायर मेथड का नाम भी इसे दिया जाता है। सो यूजिंग द लीस्ट स्क्वायर मेथड कैलकुलेट द एस्टिमेटेड कॉस्ट टू प्रोड्यूस 110 यूनिट्स। 110 यूनिट बनाने की कॉस्ट आपने कैलकुलेट करनी है। 110 यूनिट बनाने की कॉस्ट आपने कैलकुलेट करनी है। मीन वाई कॉस्ट है, क्या कहला, एक्स यूनिट्स हैं। तो ये हमारे पास जो कॉलम हैं ये क्या है, ये वाई है, एक्स है, ये वाई है। इसका टोटल जो है वो समीशन एक्स है 480, इसका समीशन वाई है कितना 5640। तो हमें एक साथ कॉलम और बना लेना चाहिए, किस चीज़ का, एक्स स्क्वायर का। वहाँ से हमारे पास समीशन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। हमें एक कॉलम और बना लेना चाहिए साथ एक्स वाई का, यहाँ से हमें समीशन एक्स वाई मिल जाएगा। सिर्फ मुझे ये समीशन एक्स स्क्वायर और समीशन एक्स वाई दे दें, फिगर्स दो। और उसके बाद हम बी कैलकुलेट कर लेंगे, n इंटू समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स इंटू समीशन वाई डिवाइडेड बाय n इंटू समीशन एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ समीशन एक्स। ये दो फिगर चाहिए मुझे। 39900 and what is summation xy? What is summation xy? फोर सिक्स ट्रिपल 550। एन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, क्या कहला है। सो 6 इंटू समीशन एक्स वाई 46550 माइनस समीशन एक्स हमारे पास कितना है 480 इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा 5640 समीशन वाई डिवाइडेड बाय n कितना है 6 समीशन एक्स स्क्वायर हमने निकाला 39900 माइनस स्क्वायर ऑफ समीशन एक्स मीन 480 का स्क्वायर, तो आपके पास b आ जाएगा 5550 b की वैल्यू दे दें प्लीज, b की वैल्यू दे दें 9.56। व्हाट इज ए y बार माइनस b x बार। व्हाट इज y बार 5640 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 9.56 इंटू x बार 480 डिवाइडेड बाय 6। What is A? 174.66। इक्वेशन क्या बन गई
y इज इक्वल टू 174.66 प्लस 9.56x। उसने क्या रिक्वायर किया है, 110x की मुझे कॉस्ट दे दें, तो पुट कर दें 174.66 प्लस 9.56 110 y इज इक्वल टू 226.26। क्या कहला है, 1000 रुपीज़, रुपीज़ इन 1000 था, क्या कहला है, ये भी 1000 रुपीज़ में आ जाएगी। ये क्या है, टोटल कॉस्ट है किसकी, 110 यूनिट्स की। और देखो तो 95 की 105 की 1200 आ रही थी, क्या कहला है, तो 110 की कितनी आई, 1226.26। क्या कहला, मीन उसके साथ थोड़ी सी कंपैटिबिलिटी भी आपका आंसर बता देगी कि ठीक है या नहीं है। जी ये बात समझ आती है। हाँ, कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर कितना डिपेंड कर रहा है। तो अगर हमारे पास 110 यूनिट है और हमने देखना है इसकी कॉस्ट कितनी आएगी, मीन हमें 110 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं फ्यूचर में, तो इसका कितना बजट होगा, कितना पैसा हमें रखना है, कितना पैसा अरेंज करना है, तो हम देख सकते हैं ऐसे। हाँ, पिछले 6 माह की आपने क्या किया, यूनिट लिए, कॉस्ट ली, और वहाँ से आपने देख लिया कि फ्यूचर के ये यूनिट इतने हैं तो कॉस्ट कितनी होगी। चलिए आगे, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। क्यू में हमने सिर्फ इक्वेशन पढ़ी थी, कैलकुलेशंस की थी, लेकिन क्यों है ये इक्वेशन, इसका मकसद क्या है, बिज़नेस में ये कहाँ पे यूज़ होती है, क्यों हमें पढ़ाई गई है, तो इस पेपर ने बताया कि कहाँ पे ये यूज़ होती है। क्या कहला, मीन एक वेरिएबल आपने देखना है कि इतना करने से दूसरा कितना चेंज होगा, ताकि हम फ्यूचर की प्रेडिक्शन कर सकें, फ्यूचर की प्लानिंग कर सकें। जी चलें आगे, यार यही कर लो, इससे आंसर ठीक आ गया। क्या ख्याल है, ए के लिए कोई और फार्मूला भी हो सकता है, हो सकता होगा। वाई और एक्स अगर फिगर हो तो बैलेंसिंग फिगर ये आ सकती है, अदरवाइज यही कर लो। ठीक नहीं है, हाँ प्रूव हो गया। चलिए आगे चलते हैं। जी क्वेश्चन नंबर 13 आपके लिए छोड़ दूं, क्वेश्चन नंबर 13 आपके लिए छोड़ दूं। आइए देखते हैं है क्या। द रिकॉर्ड ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स एंड टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स ऑफ IMI लिमिटेड ओवर फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ इट्स ऑपरेशन आर गिवन बिलो। तो 6 मंथ्स के हमारे पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के लेबर आवर्स हैं और फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं। Who is X and who is Y? ओवरहेड आवर्स पे डिपेंड करते हैं, आवर्स ओवरहेड्स पे डिपेंड कर रहे हैं, ओवरहेड आवर्स पे डिपेंड कर रहे हैं, तो ये X है और ये Y है। क्या ख्याल है? द मैनेजमेंट इज इंटरेस्टेड इन डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन द फिक्स्ड एंड वेरिएबल पोर्शन ऑफ द ओवरहेड्स। तो आवर्स की बेस पर आप फिक्स भी निकाल सकते हो A, और वेरिएबल पोर्शन मीन B भी निकाल सकते हो। सो यूजिंग द least square regression method, estimate the variable cost per direct labor R and the total fixed cost per month। तो A क्या होगा, total fixed cost per month, और variable labor R वो क्या होंगे, B होगा। क्या ख्याल है, variable cost per direct labor R, labor R है क्या X, तो per X कितना आएगा B। रिक्वायरमेंट को समझ के क्या समझ आती, क्या आंसर है। फिक्स क्या होता है, ए या बी, ए, तो बी क्या है, पर यूनिट है, कि ये एक यूनिट चेंज होने से कितना चेंज आएगा, तो बी डिफाइन कर रहा है पर यूनिट। क्या कह रहा है, मीन इस इक्वेशन में अगर देखा जाए तो बी क्या है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ए क्या है, फिक्स कॉस्ट, वाई क्या है, टोटल कॉस्ट, एक्स क्या है, यूनिट्स।
क्या ख्याल है? चलें आगे, ये आप खुद कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 देखिएगा। Clifton Hotel is interested in an analysis of the fixed and variable cost of supplies related to the patient days of occupancy. The following actual data have been accumulated by the management: month, cost of supplies and occupancy ratio. Cost of supplies and occupancy ratio. Compute the variable cost of supplies per bed per day. Compute the variable cost of supplies per bed per day using the method of least square if the total number of beds in the hospital is 300. अगर टोटल बेड 300 है तो आपने निकालनी है वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सप्लाईज पर बेड पर डे। अब इसमें पहले ये डिफाइन करो कि ये जो कॉस्ट है ये वाई है या एक्स है? वाई है। क्यों? कॉस्ट डिपेंड कर रही किस पे? ऑक्यूपेंसी पे। क्या ख्याल है? तो ये हमारे पास आ गया वाई। अब एक्स, इसमें पहले हमें एक्स का कॉलम भी बनाना पड़ेगा। क्या ख्याल है? टोटल बेड कितने हैं? 300। ऑक्यूपेंसी मीन कितने ऑक्यूपाइड रहते हैं? क्या ख्याल है? कितने ऑक्यूपाइड रहते हैं, उसको हमने कन्वर्ट भी करना है किस में? डेज में। तो हमारे पास क्या आएगा? एक्स आएगा। एक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? 300 नहीं, यहाँ पे 300 इंटू ऑक्यूपेंसी रेट क्या है? 90%। क्या ख्याल है? 90% मीन 0.9। देखिए फिगर क्या आएगी, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे दिसंबर के डेज से, तो फिर आपके पास पर डे ऑक्यूपेंसी आएगी। इंटू दिसंबर में कितने दिन होते हैं? 31। तो आपके पास एक्स आएगा कितना? 8370। उसके बाद 300 ऑक्यूपेंसी कितनी है? 93%। एक फिगर आएगी इंटू जनवरी के डेज कितने हैं? 31। तो आपके पास आ जाएगा एक्स 8649। उसके बाद देखिएगा फरवरी का 300 ऑक्यूपेंसी 98% और इंटू फरवरी के कितने डेज होते हैं? 28। तो ये फिगर आपके पास आ 8232। और उसके बाद 300 इंटू 94% इज इक्वल टू डेज मार्च के कितने होते हैं? 31। फिगर 8742। उसके बाद 300 इंटू 86% इज इक्वल टू हाउ मैनी डेज इन अप्रैल? 30। 7740। and next 300 into 99% और how many days in May? 31। 9207। ये आपके पास x है। इसके बाद आपको एक्स वाई फाइंड करना है। क्या ख्याल है? इसके बाद आपको एक्स स्क्वायर फाइंड करना है और आपके पास समीशंस आएंगे 4, उनको फार्मूला में पुट करेंगे, बी आ जाएगा। फार्मूला में पुट करेंगे वाई बार माइनस बी एक्स बार, तो ए आ जाएगा। क्या बी निकाले बिना ए आ सकता है? नहीं, पहले बी फाइंड करना पड़ेगा। इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। तो आपके पास वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सप्लाईज पर बेड पर डे क्या होगा? ए होगा या बी होगा? ए होगा या बी होगा? वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सप्लाईज पर बेड पर डे ए होगा या बी होगा? बी होगा ना, पर यूनिट पर बेड। क्या है? पर बेड। क्यों? बेड आपने कहाँ पे लिए हैं? एक्स में लिए हैं, तो बी आंसर होगा हमारा। जी चलो आगे, चलो आगे। बस खत्म हो गया, रिग्रेशन इतना ही था। हाँ
रिग्रेशन क्यों है? फोरकास्टिंग की एक टेक्निक है जिसकी बेस पर हम क्या करते हैं, दो वेरिएबल का आपस में रिलेशनशिप देखते हैं कि एक को चेंज करने से दूसरे में कितना चेंज आएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे कितना डिपेंड कर रहा है। तो रिलेशनशिप मेनली डिफाइन कौन करता है? बी डिफाइन करता है। क्या कहला है? इसके चेंज होने से इसमें कितना चेंज आएगा? बी का चेंज आएगा। बी कांस्टेंट, बी फार्मूला के थ्रू निकाल लिया आपने, ऑब्वियसली उतना ही रहेगा। ए क्या है? फिक्स्ड एलिमेंट, मीन ये चेंज हो ना हो इतना तो इसमें रहना ही रहना है। क्या कहला है? ए क्या है? फिक्स कॉस्ट, मीन यूनिट प्रोड्यूस हो ना हो इतनी आनी है। तो पर यूनिट फिर आपकी कॉस्ट कितनी है वो कौन बताएगा? बी बताएगा। यूनिट बढ़ाते चले जाएंगे तो उतने से टोटल कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी 10 से। क्या ख्याल है सर? फोरकास्टिंग टेक्निक 3 मेथड है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, कैजुअल। एक आध MCQ आ जाए या इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम पकड़ लेंगे, पक्की बात है। चलें आगे। ओके, आपके पास कुछ क्वेश्चंस और भी आए होंगे शायद, यकीनन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा प्लीज़, नहीं 8 देखिएगा प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, बी आया है कितना? 8x आया है। नहीं, हमने तो b फाइंड करना है, x तो ऑलरेडी हमारे पास ही हमने फाइंड किया है ना, ये x हैं, ये y था उसमें, तो हमने ये फाइंड करके आगे b फाइंड करना है। उसने हमसे आंसर में b पूछा है। वापस जाऊँ उस क्वेश्चन में? हाँ, ये क्वेश्चन था सर, क्या ख्याल है? यही क्वेश्चन था? हाँ यही था, ऐसे ही था। ये कॉस्ट ऑफ सप्लाईज है, ये बेड की ऑक्यूपेंसी रेशो है, मीन कितने % बेड ऑक्यूपाई रहते हैं, कितने % खाली रहते हैं। ठीक हो गया? उसने हमसे पूछा है कि आपने बतानी है वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सप्लाई पर बेड पर डे। क्या ख्याल है? डेली बेसिस पे एक बेड की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, वो इसलिए ऑक्यूपाई होता है तो कॉस्ट है, वरना तो कॉस्ट नहीं है ना। मीन वहाँ पे आप कोई नर्स खड़ी करते हो, वहाँ पे आप कोई बिजली चलाते हो, कोई आप हीटिंग चलाते हो, तो बेड ऑक्यूपाई होगा तो कॉस्ट आएगी। तो इसे टोटल बेड हैं कितने? 300। तो हमने देखा जिनकी ऑक्यूपेंसी रेट क्या है, और चूंकि पर डे निकालना है तो इसलिए हमने क्या किया, उसको डे से मल्टीप्लाई भी किया। तो हमारे पास क्या आ गया? x आ गया। अब ये क्या है? बेड की ऑक्यूपेंसी। ये नंबर ऑफ पीपल है, बेड की ऑक्यूपेंसी, नंबर ऑफ पीपल।
कितना है बी? मेरे पास आंसर नहीं है। बी क्या आंसर, बी की वैल्यू क्या आई? ए भी निकाल दें, ए क्या आता है? y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ए 0.52 है, बी क्या आया? 0.0014, 0.00014। क्या ये बी आया? इसे मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास ये जो कॉस्ट है ये मंथली है। हाँ, पर डे निकालने के लिए डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या ख्याल है? ये हमारे पास मंथली थी, ठीक हो गया। 300 बेड है हमारे पास। ऑक्यूपेंसी रेट कितना है? 90% पर मंथ या पर डे? पर मंथ है, पर मंथ है। क्या ख्याल है? तो इसलिए हमने क्या किया, मंथ में कितने डेज हैं उसे मल्टीप्लाई करके इसको भी मंथ में कन्वर्ट किया है। मंथ में ऑलरेडी है ऑक्यूपेंसी, मतलब आप क्या कह रहे हो कि 270 जो है वो क्या है? मंथली है। तो डिवाइड बाय 31 करेंगे तो पर डे आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? वो तो और बढ़ जाएगा। हाँ यस, इसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड करके देखो ज़रा, डिवाइड करो, डिवाइड 270 डिवाइड बाय 31 करो, क्या क्या वैल्यू आती है? हाँ ठीक हो गया, वो टोटल मंथ का दिया हुआ। कॉस्ट को डेली बेसिस पे कन्वर्ट कर लें या इसे आप मंथली बेसिस पे ही ले लें? इसे मंथली बेसिस पे ले लें फिर भी ठीक है। क्या ख्याल है? इसे मंथली बेसिस पे ले के बाद में जो वैल्यू आएगी उसे आप डिवाइडेड बाय डेज कर लें। क्या ख्याल है? ये मंथ है, पर मंथ कितने बेड है हमारे पास? 300। ऑक्यूपेंसी रेट हमारे पास क्या दिया है? पर मंथ दिया गया, पर मंथ दिया गया है। तो इसको अगर ऑक्यूपेंसी निकालेंगे तो ये जो 270 है ये पर मंथ आ गया, ये पर मंथ है। या तो आप इसी को मंथली बेसिस पे ले लो, इसी को भी मंथली बेसिस पे ले लो, या फिर इसे डेली बेसिस पे ले रहे हो तो फिर उसे भी डेली बेसिस पे लेके फिर आप इक्वेशन कैलकुलेट कर लो। इसको ये किए बिना आप देखो ज़रा, ये किए बिना देख लो, इक्वेशन आ जाएगी और पर मंथ आ जाएगी। तो उसको डिवाइड बाय क्या करना है? डेज करना है। डेज कितने होते हैं? डेज कितने होते हैं? हम मंथ्स के डेज भी डिफरेंट आ रहे हैं, इसका मतलब इसे भी हमें डेली करना पड़ेगा, फिर इसे भी डेली करना पड़ेगा। इसको भी डेली करना पड़ेगा, फिर उसे भी डेली करना पड़ेगा। क्या ख्याल है? तो डेली करके तो फिर दोबारा से निकलेगी। सो ये डेली निकल आएगी, इसको भी फिर हमें डेली में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये मंथ की है तो पर डे निकालने के लिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड बाय 31, डिवाइड बाय 31, डिवाइड बाय 28, 31, 30 एंड 31। दिस मीन हमें जो y है अपना वो भी रीस्टेट करना पड़ेगा, y भी रीस्टेट करना पड़ेगा, x भी हमने डेज में ले लिया। उसके बाद हमारे पास जो है वो यहाँ पे b की वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेट करो ज़रा, करो ज़रा करके मुझे वैल्यू तो अभी फ़ौरन फ़ौरन फ़ौरन।
क्या देखना पड़ेगा? नहीं, वो लीप ईयर कुछ भी नहीं, आप 28 डेज़ का फरवरी यूज़ करो, नॉर्मली 28 डेज़ का ही होता है। वो क्वेश्चन में अगर गिवन हो लीप ईयर तो फिर उस पर जाना है, 29 लेना है, अदरवाइज 28 नॉर्मल। या तो उसने ईयर बता दिया होता ना ये ईयर है, तो फिर आप देखते कि ये लीप है या नहीं है। सो क्या कर रहे हैं, वाइज को हम मंथ की बजाय डेज़ में ले रहे हैं पहले, फिर हम एक्स को कैलकुलेट कर रहे हैं डेज़ में। वाई मंथ में है तो डे में कैलकुलेट करने के लिए उसे डिवाइडेड बाय हम नंबर्स करेंगे, नंबर ऑफ डेज़। अगर इसकी सिंपल रिक्वायरमेंट होती कि वेरिएबल कॉस्ट पर बेड निकालनी है तो फिर हमें डे शेयर्स में दोनों को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, फिर सिंपल हमने 300 की ऑक्यूपेंसी लेनी थी और कॉस्ट मंथली हमारे पास है तो हम उसे दे देते आंसर। लेकिन उसने कहा कि पर डे, तो इसलिए दोनों चीज़ों को पहले हमें पर डे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जी, को बी किसी ने निकाला हो?
आंसर शेयर तो मैं कर दूंगा, लेकिन आप भी प्लीज़ एक दफ़ा निकाल दें। किसी का बी निकला हो? माइनस के समेशन एक्स, किसी बच्चे ने बी निकाल लिया हो? कितनी वैल्यू आई है बी की? 0.0005। किसी और की मैचिंग हो? 0.000369। फिगर 1000 में है, इसको 1000 में कन्वर्ट करो तो ठीक आ रही है, क्योंकि 1000 में फिगर है ना, क्या ख्याल है? तो 1000 में कन्वर्ट करो तो ठीक आ रही है, 1000 में है ना। 0.0005 है तो इसको 1000 में करो तो क्या आ जाएगी? 0.067। 1000 में कन्वर्ट करो ना, 1000 में कन्वर्ट करके देखो कितनी बनती है। 0.52 बन रहा है, बी कितना बन रहा है? 0.52x। ए फाइंड कर लेंगे, मेनली हमें ये फाइंड करना था, क्या ख्याल है? तो 0.52 पर बेड पर डे आ रही है, 0.52 पर बेड पर डे आ रही है, क्या ख्याल है? ये बात समझ आती है? 0.52 पर बेड पर डे आ रही है, इतनी आ रही है। चलो इसका आंसर भी मैं जो है ना कैलकुलेट करके आपको पिक्चर शेयर कर दूंगा, इसका आंसर कैलकुलेट करके पिक्चर शेयर कर दूंगा। अभी जल्दी से ज़रा आइएगा, क्वेश्चन नंबर 8 में एक हाइलो मेथड का क्वेश्चन करते हैं और फिर ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, हाइलो का हमने थोड़ी सी कैलकुलेशन कहीं पे की थी, आज थोड़ी सी और कर लें ताकि आने वाले क्वेश्चंस में हाई लो की हमें जो है वो मसला ना आए, बजटिंग के क्वेश्चन में स्पेशली। जी हाई लो देखिएगा, डायरेक्ट लेबर आवर्स है हमारे पास, और हमारे पास हीट एंड लाइट एंड पावर की कॉस्ट है और इंस्पेक्शन की कॉस्ट है। दिस मीन हमारे पास जो यूनिट्स हैं वो क्या है? ये है, क्या ख्याल है? और ये हमारे पास क्या है? अमाउंट है। हीट एंड लाइट के अगर हम हाई लो मेथड में जाएंगे तो हाई कॉस्ट क्या है हमारे पास? 170। लो कितनी है? 140। मीन हम क्या लिखते थे? हाई, लो, और आगे क्या लिखते थे? डिफरेंस। हीट एंड लाइट की मैं पहले बात करने जा रहा हूँ। 170 हाई है, 1 लो है, डिफरेंस कितना है? 30 का। यूनिट देखिएगा 50,000 और लो कितने हैं? 40,000। 50,000
40,000 डिफरेंस कितना है 10,000 का, क्या ख्याल है? तो पर यूनिट निकालिएगा कितनी निकलती है? 0.003। पहले हम यूनिट लेते हैं या पहले हम कॉस्ट लेते हैं? कॉस्ट पहले लेते हैं। कितनी आ गई? 0.003 पर यूनिट, 0.003 पर यूनिट, ऐसे ही है, क्या ख्याल है? 0.003 पर यूनिट ऐसे ही है। तो अगर हमने फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है तो निकाली जा सकती है। कैसे? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कोई भी एक ले लो, हाई वाली ले लो, कितनी 170 थी, इज इक्वल टू ये x है प्लस 0.003 इंटू वेरिएबल कॉस्ट। यूनिट कितने हमारे पास? 50,000। तो देखिएगा ज़रा x कितना आता है, मीन फिक्स कॉस्ट कितनी आती है? फिक्स कॉस्ट कितनी आई? 20। दिस मीन यहाँ से हमारे पास एक कॉस्ट फंक्शन बन सकता है। कॉस्ट फंक्शन किसके इक्वल है? 0.003 इंटू क्या होगा Q, क्या ख्याल है, प्लस 20। इसे कॉस्ट फंक्शन का नाम दिया जा सकता है। इस तरह से हम इंस्पेक्शन की भी निकाल लेंगे कॉस्ट फंक्शन, इंस्पेक्शन का भी इस तरह से कॉस्ट फंक्शन निकाल लेंगे, हाई लो यूनिट, और हम उसके बाद फिक्स कॉस्ट आइडेंटिफाई करेंगे और एक कॉस्ट फंक्शन बना लेंगे कि इसमें फिक्स कॉस्ट कितनी है और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है। एक और आगे चलेगा, क्वेश्चन नंबर आपको 9 मिलेगा, प्लीज़ क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। A company has identified that total fixed cost increased by 20% when activity level equals or exceeds 7,500 units. कि फिक्स कॉस्ट इंक्रीज होगी 20% से अगर यूनिट 7,500 से इंक्रीज कर जाएंगे तो। द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज कांस्टेंट ओवर दिस रेंज ऑफ एक्टिविटी। द कंपनी हैज आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग कॉस्ट आर 3 एक्टिविटीज लेवल: हाई प्रोडक्शन और कॉस्ट, मिडल प्रोडक्शन और कॉस्ट, और लोअर प्रोडक्शन और कॉस्ट। और करना क्या आपको? कॉस्ट इक्वेशन मीन फंक्शन बनाना है। कॉस्ट का आपको क्या करना है? फंक्शन बनाना है। ट्राई करेंगे ज़रा, ट्राई करेंगे ज़रा, कॉस्ट का फंक्शन बनाना है आपको। ट्राई करें प्लीज़। कॉस्ट फंक्शन बनाना है आपको। अब इसमें देखिएगा, हाई भी है, मिडल भी है, लो भी है, लेकिन उसने कहा कि एक पॉइंट्स पे आके जो फिक्स कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, 7,500 से अबव फिक्स कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? पहले हमें एक यहाँ पे टाइमलाइन बनाना पड़ेगी कि मिनिमम लोअर कितने हैं? 5,000 यूनिट है, मैक्सिमम कितने यूनिट हैं? हाई 11,000 यूनिट्स हैं, इनके बीच में कितने हैं? 8,000 यूनिट्स। क्या ख्याल है? 7,500 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे इनके बीच में आ रहा है ना 7,500 यहाँ पे। क्या ख्याल है? ये जो 7,500 यूनिट है यहाँ पे क्या है? फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो रही है 20% से। दिस मीन जो हमारा कॉस्ट फंक्शन है वो एक नहीं दो बनेंगे, एक यहाँ से यहाँ तक का और एक फिर यहाँ से यहाँ तक का। क्यों? यहाँ पे आके क्या हो रहा है? स्टेप अप हो रहा है। क्या हो रहा है? स्टेप अप हो रहा है। 20% से कॉस्ट जो है वो आगे इंक्रीज हो रही है। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करने के लिए हाई लो मेथड की
इसके बाद जो है, इसके बाद इसकी हाई लो हमें जो है वो कैलकुलेशन करना पड़ेगी पहले। मीन क्या करेंगे हम, हाई लो डिफरेंस। हाई कितना है, हाई कॉस्ट देखिएगा कितनी है, हाई कॉस्ट कितनी है 276,000। लो कितनी है, ना 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 8,000 हमने लो लिया है सर, 8,000 लो ले रहे हैं, कितना 240,000, डिफरेंस कितना आ गया 36,000। क्या ख्याल है, हाई के यूनिट कितने थे हमारे पास 11,000, लो के यूनिट कितने थे 8,000, कितना आ गया 3,000, डिफरेंस कितना आ गया 12 पर यूनिट। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितनी हमने, हाई वाली लो कितनी है 276,000, फिक्स कॉस्ट x है, वेरिएबल कॉस्ट 12 इंटू कितने यूनिट्स हैं हाई वाले 11,000। सो x इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू 144,000। ये कॉस्ट फंक्शन बन गया। ये क्या है, कॉस्ट फंक्शन ऑफ यूनिट्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7,500 का। जो हमने लिया 8,000 से 11,000 तक है, लेकिन ये कॉस्ट फंक्शन बन गया ग्रेटर देन आर इक्वल टू 75,000 का। मीन यहां का कितना बना, कितना बना 144,000 प्लस 12x या 12q, क्यू मीन क्वांटिटी। क्या कह रहा है, अब हमें बनाना पड़ेगा अप टू 7,500 का या लेस देन 7,500 का। मीन दो कॉस्ट फंक्शन यहाँ पे बनेंगे। दूसरा कॉस्ट फंक्शन क्या बनेगा, कॉस्ट फंक्शन ऑफ यूनिट्स लेस देन 7,500 का। और वो कितना बनेगा, ये 144,000 20% एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट के साथ था। तो अगर फिक्स कॉस्ट सपोज 100 है, ठीक है 120 है, तो क्या करेंगे 144,000 डिवाइडेड बाय 120 इंटू क्या कर देंगे 100 और प्लस क्या बन जाएगा 12q। तो ये कितना बन गया 120,000 प्लस 12q। ये बात समझ आती है। मीन अगर तो सेम रहती फिक्स कॉस्ट तो फिर तो सिंपल हमारा जैसे पिछले क्वेश्चन था वैसे ही हमने क्या किया, हाई लो लिया, मतलब ये हम हाई लेते ये लो लेते और वहाँ से हम क्या करते फिक्स कॉस्ट इक्वेशन बना लेते। लेकिन क्या हुआ बीच में उसने कहा जी कि 7,500 यूनिट से अबव पे 20% फिक्स कॉस्ट एक्स्ट्रा है, मीन स्टेप अप है, स्टेप अप है। दिस मीन यहाँ तक 100% थी, आगे क्या होगी 120%। तो यहाँ से ऑनवर्ड हमने जाने के लिए क्या करना है, हमारे पास जो डेटा गिवन है वो 11,000, 10,000, 8,000 और 5,000 यूनिट का है, 7,500 यूनिट का नहीं है। इसलिए फिर इससे आगे क्या है 8,000 और 11,000 के बीच में हम हाई लो लगाएंगे, वहाँ से एक कॉस्ट फंक्शन बनाएंगे और वो क्या बन गया इससे अबव का। तो इससे लोअर का हमें फिर बनाना पड़ेगा। इससे लोअर क्या थी फिक्स कॉस्ट 100 थी, इससे अबव क्या थी 120 थी। तो ये जो निकली है ये क्या है 120 है। तो इसको 100% पे लाने के लिए R1 जो जितना है उसको उतने % पे डिवाइड करो और मल्टीप्लाई जिस पे जाना है उससे करो। तुम्हारे पास क्या आ गया 120,000। मीन दो कॉस्ट फंक्शन बनेंगे, यहाँ से एक नहीं बनेगा। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर जाएं आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ कंपनी हैज आइडेंटिफाइड दैट टोटल फिक्स कॉस्ट आर कांस्टेंट ओवर ऑल लेवल ऑफ एक्टिविटी बट देयर इज अ 10% रिडक्शन इन द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट above 24,000 unit of activity. The reduction applies to all unit of activity, not just the additional units above 24,000. अब यहाँ पे क्या आ गया रिडक्शन आ गई, वहाँ पे क्या था स्टेप अप था, यहाँ पे क्या है स्टेप डाउन है। अब आपके पास मिडल हाई लो 3 है, तो क्या किया हमने उसी तरह से पहले एक टाइमलाइन बनाई। कितने लोअर कितने आपके पास 20,000, मैक्सिमम कितने हैं 30,000, बीच में कितना है 25,000।
रिडक्शन कहाँ पे लगी? 24,000 यहाँ पे या यहाँ पे? यहाँ पे लगी। कहाँ पे? 24,000 पे क्या हुआ? स्टेप डाउन हुआ। दिस मीन हम क्या करेंगे, यहाँ की सेपरेट लाइन बनाएंगे फंक्शन, यहाँ पे हम सेपरेट कॉस्ट फंक्शन बनाएंगे। इसका बनाने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? 25,000 से 30,000 तक का, तो ये हाई है, ये लो है, ये डिफरेंस है। हाई कितना है? 30,000, लोअर कितना है? 25,000। 30,000 में क्या है हमारे पास? नहीं 25,000, हाँ डिफरेंस कितना है? 5,000। कॉस्ट हमारे पास कितनी है? 356,000 और 320,000, डिफरेंस कितना है? 36,000। तो 36,000 डिवाइड बाई 5,000 कीजिएगा, कितना? 7.2 पर यूनिट। क्या ख्याल है? फिक्स कॉस्ट निकाल देंगे? निकालिएगा कितनी बनती है फिक्स कॉस्ट? कितनी बनती है फिक्स कॉस्ट? कितनी बनती है? कॉस्ट फंक्शन दे दें प्लीज़ मुझे। 1,40,000। सो कॉस्ट फंक्शन जो है वो आपके पास बन गया किस चीज़ का? कॉस्ट फंक्शन ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट? 24,000 यूनिट्स। क्या बना वो? 140,000 प्लस 7.2 क्यू। तब अगर मैंने बनाना है कॉस्ट फंक्शन लेस देन 24,000 यूनिट का, तो वो कैसे बनाएंगे? कॉस्ट 10% रिड्यूस हुई है, दिस मीन ये 90% है। क्या ख्याल है? यहाँ तक 100 थी ना, आगे 10% रिड्यूस हुई है, दिस मीन यहाँ पे क्या थी? 90%। दिस मीन ये फिगर क्या है? 90% है, तो हमने 100% पे जाना है। तो क्या करेंगे इसको? 140,000 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100 करेंगे। वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहा है? हाँ फिक्स नहीं, वेरिएबल की बात कर रहा है। ठीक हो गया, ये तो वैसे ही रहेगी, फिक्स वही रहेगी। सो 140,000 प्लस 7.2 वेरिएबल, ये कितना है? ये 90% है, तो हमने 100 पे जाना है। क्या ख्याल है कितनी बन गई? 140,000 प्लस 8 क्यू। सर देखिएगा, यहाँ तक 100 रही, आगे 10% रिड्यूस होगी, तो यहाँ तक क्या रही? 90। तो जो हमने यहाँ की कैलकुलेट किया वो कितनी है? 90। जैसे इसमें केस में क्या था? यहाँ तक थी 100, यहाँ पे क्या होगी? 120। तो जो निकली थी वो क्या थी? 120। क्या ख्याल है जी? हाई लो के ये कोई 3 एग्जांपल्स हमने की हैं। क्यों की हैं? आगे चल के बजटिंग के क्वेश्चन में इस तरह की कोई एडजस्टमेंट आ सकती है जो हमें तंग कर सकती है, तो वो तंग हमें ना करे, इसलिए हमने ये 3 एग्जांपल्स यहाँ पे हाई लो की और कवर कर ली हैं। और हमने क्या किया? आज रिग्रेशन एनालिसिस किया। रिग्रेशन एनालिसिस का थोड़ा सा इम्पैक्ट स्टैट के चैप्टर में भी आएगा। अभी हमारा एक स्टैट का चैप्टर रह गया, स्टैट का चैप्टर रह गया जिसके अंदर कोई 3-4 स्टैटिस्टिकल मॉडल हैं जो हमने कवर करने हैं। कुछ 4 को दिन हमारे उस पर लगेंगे। अब आगे प्लान क्या है कि नेक्स्ट हमारी जो क्लास है वहाँ पे हम बजटिंग का एक क्वेश्चन करेंगे, बजटिंग का क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद फिर हम स्टैट का चैप्टर स्टार्ट कर देंगे और बजटिंग हमारा तकरीबन कॉन्सेप्ट वाइज ख़त्म हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस वाइज रह जाएगा। तो उसके प्रैक्टिस के फिर आगे मैं आपको लेक्चर देता रहूँगा। ठीक हो गया? ताकि डेली बेसिस पे एक नया क्वेश्चन, उसका लेक्चर आपके पास होगा, वो आप कवर कर लिया करोगे। तो आगे हम क्या करेंगे? अब स्टैट का जो चैप्टर है नेक्स्ट से नेक्स्ट लेक्चर में वो स्टार्ट करेंगे और उसे कंप्लीट करके सिलेबस हमारा हो जाएगा कंप्लीट। अभी आपके जो टेस्ट हो रहे हैं, प्लीज़ कोशिश करें जितने भी चैप्टर आप यहाँ से टेस्ट दे के पक्के कर सकते हैं ना, वो कर लो प्लीज़। मैं बताता हूँ पीछे जो रह गया। अभी तक टेस्टों में आपने जहाँ तक हमने जो चीज़ें कवर की हुई हैं उतना कवर करके प्लीज़ टेस्ट दें। चैप्टर 11 100% हमारा कंप्लीट है, 12 100% कंप्लीट है,
13, 14 100% कंप्लीट है, 16, 17 100% कंप्लीट है। आज ये जो चैप्टर 15 बजटिंग है ये भी मेरी तरफ से कॉन्सेप्चुअली कवर हो गया है। हाँ, प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है, प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है। तो ये जो है हमारा 11 to 17, इसमें हमने कोई कमी नहीं छोड़ी, इसमें हमने कोई कमी नहीं छोड़ी बजटिंग के कुछ क्वेश्चन और छोड़ के। पीछे रह गया चैप्टर 1 to 9, 1 to 9। उसके ऊपर कॉन्सेप्चुअली जितना काम करना था वो हम कर चुके हैं, उसकी अच्छी खासी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। ठीक हो गया। अभी जो उन चैप्टर के टेस्ट हैं आपने क्या करना है, सिर्फ वही कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन हमने किए हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली ही देने हैं, उन्हीं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली। चैप्टर 9 एथिक्स का है, AAA टक्कर के हमने बड़े क्वेश्चन किए हैं, तो वही क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने हैं और कुछ नहीं करना उसके अंदर। ठीक हो गया। तो अभी क्या होगा, ये टेस्ट देने से वो जो चैप्टर 1 to 9 है वो 100% नहीं लेकिन 80% आपके वो कवर हो जाएंगे। उसे कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि हम उन चैप्टर्स में बिल्कुल ज़ीरो नहीं है। ठीक हो गया। उसके बाद क्या करूँगा, उस चैप्टर के ऊपर मैं बाद में, अभी जब टेस्ट दे लोगे वो पिछला नॉलेज सारा कवर हो जाएगा, तो उसके बाद हम एक एक लेक्चर उनके ऊपर रखेंगे जिसके अंदर मैं आपको पूरे चैप्टर के नोट्स दूंगा, उसमें वही पुराना कॉन्सेप्ट दोबारा से अप्लाई करवाऊंगा, वही क्वेश्चन दोबारा से आपको दिखाऊंगा, अलाइन करूंगा कि ये इससे रिलेटेड अब हो गया, ये इससे रिलेटेड हो गया। मीन कॉन्सेप्चुअली चैप्टर 1 to 9 हमारा कवर है, कॉन्सेप्चुअली कवर है। हाँ, रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है, प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर है, कॉन्सेप्चुअली कवर है। जस्ट हमारी क्या रहती है, उसकी रीडिंग रहती है, तो वो हमने करनी है बस। उसमें बाकी रटा होगा तो बड़ी मुश्किल से कोई 2-2, 4-4 पॉइंट मिलेंगे आपको। कॉन्सेप्ट होगा तो वो लग जाएगा, होगा तो वो हो जाएगा, इतना औखा काम नहीं है। इस मंथ में आपने करना क्या था, जस्ट रिवीजन करनी थी। तभी ये जो टेस्ट हो रहे हैं, अगर इसमें आप ये 10 चैप्टर इस तरह से रिवाइज कर लो तो मेरे ख्याल से काफ़ी काम रिवीजन का हो नहीं जाता। क्या ख्याल है? उसके बाद फिर हम देखेंगे हर चैप्टर में अब क्या कमियां रह गई हैं, उनको फोकस करके वो साथ रिवीजन भी हो जाएगी और पक्का भी हो जाएगा। क्या ख्याल है? टेस्ट जितने आप दे सकते हो एटलीस्ट वो तो साथ साथ दो। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने पिछले चैप्टर अच्छे प्रिपेयर किए हैं, वो डेली बेसिस पे एक एक चैप्टर करके दे सकते हैं, तो उनको तो देने दो। हम बाकी जो नहीं दे पा रहे एटलीस्ट जितना होता है उतना करो, बाकी जो टेस्ट मिस हो जाए उसको बाद में दे लेना, जो मिस हो जाए उसे बाद में दे लेने के लिए दे लो प्लीज़। ये चैप्टर से एक तो आपकी टारगेटेड स्टडी से रिवीजन अच्छी हो जाएगी, रिवीजन टारगेटेड स्टडी से ही होनी है वरना नहीं होनी। ठीक हो गया। सो चैप्टर 11 to चैप्टर 17 ये हमारा 100% बड़ी ही अच्छी खासी प्रैक्टिस के साथ कवर है। चैप्टर 1 to 9 हम ज़ीरो नहीं है, कॉन्सेप्चुअली प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कवर हैं, जस्ट उनकी रीडिंग रहती है। तो रीडिंग के ऊपर हमने एक एक दिन उनको चैप्टर को खोल के रीड करना है बस। कॉन्सेप्ट वही है, पॉलिटिकल फैक्टर वही हैं, इकोनॉमिक फैक्टर वही हैं, सोशल फैक्टर वही हैं, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, लीगल फैक्टर वही हैं, 5 फोर्सेस मॉडल वही है, स्वॉट मॉडल वही है, BCG वही है, वैल्यू चेन वही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। जस्ट बुक के अंदर हमने क्या करना है, रीड करना है। उनके अंदर से रटा बेस्ड क्वेश्चन मेरा नहीं ख्याल टेस्ट होगा। रीडिंग हमने क्यों करनी है, सिर्फ MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर 1-2 MCQs वहाँ से आ जाते हैं तो हम टैकल कर सकें। अदरवाइज कॉन्सेप्चुअली प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एरिया हमारा इनफ कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 9 स्पेशली AAA टक्कर मॉडल का कोई क्वेश्चन हमने छोड़ा ही नहीं। बुक के अंदर सारे क्वेश्चन आपने कुछ टेस्टों में कवर कर लिए, कुछ हमने क्लास में कवर कर लिए, बल्कि हमने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कवर कर लिए हमें जो बुक के अंदर है ही नहीं। तो इसलिए वो परेशान होने वाला एरिया नहीं है। परेशान होने वाला जो एरिया है वो चैप्टर 11 to 17 है, जहाँ से पक्के मार्क्स हमें लेने हैं, यहाँ से हमें पक्के मार्क्स लेने हैं। फॉरेक्स का एक क्वेश्चन आना ही आना है, NPV का एक क्वेश्चन आना ही आना है, वैक का एक क्वेश्चन आना ही आना है, बजटिंग है हमारे पास और साथ वर्किंग कैपिटल है, यहाँ से एक क्वेश्चन आना ही आना है। मीन ये 50 नंबर हमारे जो है वो पक्के होने चाहिए। 50 में से अगर हमने 35 भी ले लिए तो पीछे पेस्टल, 5 फोर्सेस, वैल्यू चेन, स्वॉट, BCG,
टक्कर ट्रिपल ए मॉडल से क्या कोई 2 क्वेश्चन भी 20 नंबर के नहीं आएंगे? और अगर 20 नंबर के आ जाएंगे तो क्या हम उनमें से कोई 10 नंबर भी नहीं ले सकेंगे? MCQs भी होंगे तो पेपर फेल करना मुश्किल है, पास करना इतना मुश्किल नहीं है। दम दरूद ये है कि जो टेस्ट हो रहे हैं प्लीज़ ये टेस्ट दें, मतलब ये टेस्टों के थ्रू आपको चांस दे रहा हूँ मैं किस चीज़ का, रिवीजन का, अच्छी रिवीजन का। खुद से रिवीजन करने बैठोगे तो मेरे ख्याल से ये एक वैक को आप पूरा हफ्ता लेके बैठे रहोगे। टेस्ट के बहाने आप 2 दिन में उसे करके टेस्ट दे के अपने आप को कॉन्फिडेंस दे लोगे कि ये हो गया। क्या कह रहा है? चैप्टर 11 13 कितने पेजेस हैं? मिला के 20 पेजेस नहीं है, दोनों चैप्टर मिलाएं, मिला के 20 पेजेस भी नहीं है, और खुद से करने बैठोगे शायद हफ्ता लगा दोगे आप, और जब पता है टेस्ट देना है कल तो 1 दिन में कर लोगे। क्या ख्याल है? बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, एंड वाले कर लें, आधे कर लें, आधे एंड वाले कर लें बस। प्रीवियस टेस्ट की फाइल मैं ग्रुप में सेंड कर देता हूँ, प्रीवियस टेस्ट वाले क्वेश्चन सिर्फ कवर कर लें, यूँ कर लें। वो 5 टेस्ट थे हमारे वैक के, उनके क्वेश्चन ही कर लें, वैक कवर हो जाता है। सो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, बजटिंग का एक अच्छा सा क्वेश्चन और देखेंगे, उससे नेक्स्ट क्लास में हम स्टैट का एरिया स्टार्ट कर देंगे, और बजटिंग हमारी जो है वो वीडियोस आपको मिलती रहेंगी डिफरेंट क्वेश्चंस के ऊपर। क्या ख्याल है? होमवर्क नहीं दूंगा मैं आपको, क्वेश्चन के ऊपर वीडियोस दूंगा ताकि वो मैं करवाऊंगा, फिर आप अटेम्प्ट क्या करोगे। ठीक हो गया? 12 तक हमारी फिजिकल क्लासेस हैं, 12 तक। उसके बाद फिर हम चलेंगे साथ साथ, कब तक? 8 मार्च तक। 8 मार्च तक हम साथ साथ चलेंगे। जब मेरा दिल क्या करेगा आपको कुछ ना कुछ वीडियो दे दिया करूँगा। आप अपनी तैयारी साथ साथ रखो। ये पहले जो चैप्टर हैं प्लीज़ अब तक जो कवर हो चुका है, इनको टेस्टों के थ्रू प्लीज़ पक्का कर लो। अगर ये टेस्ट नहीं दोगे तो आपके पास पूरा सिलेबस सर के ऊपर पड़ा है। टेस्ट देने से कुछ चैप्टर आपके अच्छे पक्के हो जाएंगे, मीन उनका कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये हो गए हैं। फिर देखेंगे पीछे क्या रह गया, उनको बारी बारी पकड़ लेंगे। अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे तो सारा का सारा ही खुला है, कुछ भी कवर नहीं है। क्या ख्याल है? वैक के अगर आपने क्लास में टेस्ट दिए होते तो मेरा नहीं ख्याल वैक में आप दोबारा तैयारी करने की भी ज़रूरत है। एनपीवी के क्लास के अगर टेस्ट दिए हो तो मेरा नहीं ख्याल एनपीवी दोबारा तैयार करने की ज़रूरत है। वर्किंग कैपिटल क्लास के टेस्ट दिए हो तो दोबारा मेरा नहीं ख्याल तैयारी करने की ज़रूरत है। टेस्ट दो, टेस्ट देने से कॉन्फिडेंस मिलना है आप लोगों को कि हाँ ये हो गया है, ये हो रहा है, ये हो गया है, ये हो रहा है। वो टेस्ट नहीं दोगे, उसे इग्नोर करोगे तो पेपर नहीं इग्नोर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 करवा दो एनपीवी का। एनपीवी के हमने सारे क्वेश्चन कर नहीं लिए हुए। अच्छा क्वेश्चन 1 करवा दूंगा क्वेश्चन 1 करवा दूंगा, वीडियो दे दूंगा उसके ऊपर भी। अभी जितने किए उतना करके टेस्ट दो, अभी जितने किए उतना करके टेस्ट दो। भाग जाओ, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।